like works in Maharashtra. She is a Mahila, like female coordinator for the Ayurveda Laspi, which is working in Maharashtra. And a well-known book like for the Kali Umaltana, that means like during the puberty, how the changes happen in the female. And she has given the lectures to many females in schools in different areas. And since 20 years, she is working on the Ayurvedic Garbha Sanskar. That is her specialty. She does the lecture and she does the Garbha Sanskara in Maharashtra. So with this, all these feathers in her cap, she's my teacher. When I was in BMS, I learned Panchakarma from her. The first Uttar Basti I introduced with her. Okay, so she came for the PhD interview, but still I thought her experience of clinical Panchakarma will give you something. So that's why I request her to give a guest lecture to all of you. Okay, so this is my request. Just take this lecture that this will be useful in your future life. Okay, with this, I request Mamta Madhik ma'am to deliver the lecture. Thank you. Hello everyone. It's my pleasure to deliver lecture in front of all young aspirants of Ayurveda. Especially many thanks to Dr. Rajkala madam. So she asked me to deliver something useful to you people. Are you comfortable with English or Hindi? Anything will do. So today's topic is Panchakarma in day-to-day practices. Okay. Even if you are having a small OPD, can you use Panchakarmas? So you will get the answer during this lecture. Respect and regard to Lord Dhanvantari. हम सबको पता है कि आयुर्वेद की वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आयुर्वेद ने जो उपदेश किया है उसको प्रणाम करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और इधर तो हम सबको पता है, ये क्लिप है लेकिन अभी PDF आ गया है तो अब हम उसे चला नहीं सकते हैं। तो आजकल की स्थिति समाज में कैसे बनी है, क्या कितने सारे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, नए नए आयाम आ रहे हैं उसमें, लेकिन क्या ऐसा है कि हम सबकी हेल्थ अच्छी हो गई है? कोई बता सकते कितने साल से ये सब चल रहा है, लेकिन हम अगर देखते हैं समाज का एक ऐसा हिस्सा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा व्याधियों में वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजेस, क्रोनिक डिसीजेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम गिन नहीं, हर घर में कोई ना कोई है ही उससे बीमार। तो ऐसी कोई पद्धति है क्या जिससे हम ये सब टाल सकते हैं या उससे अच्छी तरह बच सकते हैं? तो एक पंचकर्मा जो प्रैक्टिस है, जो हमारे मन में आप सभी अभी एंटर हुए हैं, लेकिन कुछ फोबिया मन में रहता है कि अरे पंचकर्मा हम कैसे करेंगे, ये सब पॉसिबल है क्या, कुछ व्यापद हुए तो क्या कर सकते हैं? तो वो टाल के हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में और अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, वो हम देखने वाले। तो ये जो आजकल की जो व्याधियां है वो किस वजह से हो रहे, आप सब मानते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं। तो जैसे देखते कि मेरी खुद की मेरे हस्बैंड की दादी थी, वो 96 ईयर होके वो गुजर गई, लेकिन एज ए नेचुरल डेथ, नॉट ए सिंगल डिसीज शी इज हैविंग। इवन विद द एज ऑफ 90 ईयर्स शी कैन सुई में धागा डालना वगैरह सब था। ये जो हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं या फिर कैटरैक्ट बोलते हैं, जो 35 में आ जा रहा है, वो भी उनको नहीं था। क्यों नहीं था ये सब? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना मेंटेन था, खाने का पैटर्न इतना हेल्दी था कि वो लॉन्ग टर्म ऐसे हेल्दी रह सके हैं। लेकिन आजकल के हमारे जीवन में क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ गए। हम इतना रश करके हम अपना जीवन जी रहे कि कुछ कर रहे तो खान पान के जो हमारी आप सब आयुर्वेद तो पढ़ के आ रहे, हमारा जो रसायन है दिनचर्या ऋतुचर्या, कौन हम भी अभी आप सब भी एक वेद बने हैं, लेकिन अपने जीवन में हम कितना उतार पा रहे हैं उसको, तो वो सोचने वाली बात है। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे
व्याधियों के लिए आमंत्रण दे रहा है। तो क्या क्या हमें डिसीजेस देखने को मिलती है? तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके व्याधि है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे है जैसे आप देख ये सब आजकल की भाषा चल रही है, इसलिए इसी लैंग्वेज में लेके आई हूँ। क्या क्या हम देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी, पेशेंट आते हैं तो कुछ नहीं डॉक्टर मुझे हाइपर एसिडिटी होती है, वो डायग्नोस करके आते खुद, बोलते मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है पचन की, गैस ट्रबल्स है, IBS है, बहुत बड़ा व्याधि अब सब समाज में देखने को मिलता है, और कॉन्स्टिपेशन, उसके तो इतने आयाम है कि पूछो ही मत। उसके साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन आते हैं, कैलकुला, अभी अब हम जो ट्रीट कर रहे हैं 9 साल की लड़की है, उसको यूरिनरी कैलकुला होती है। अब सोचने की बात है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की को ऐसे व्याधि जो हो रहे जो कभी कभी देखने को मिलते थे वो भी है। नॉक्टर्नल मैच्योरेशन बच्चों में बढ़ गया है, क्रॉनिक रिनल फेलियर तो हो ही रहा है, ये सब बातें हम देख रहे हैं। ENT के डिसीजेस है, ओटाइटिस मीडिया है, कंजक्टिवाइटिस है, माउथ अल्सर्स है, URT है, साइनसाइटिस के है, और DNS और पॉलिप के तो हम देखते ही रहते हैं। हर एक कोई भरे पड़े हैं, ऑपरेशन करके आते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे भी पेशेंट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के है, एलर्जिक राइनाइटिस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर कोई भी साल का समय हो, उन लोगों को सर्दी का जो प्रतिशत है वो रहता ही है, शवधूप बारंबार होता ही है। एस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे, बच्चों अब देखेंगे बच्चों को पंप की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी है, वो पंप से ही क्योर हो रहा है, तो वो सब है। लाटिया है, प्लूरेसी है, अभी कोविड के बाद में प्लूरेसी एम्पाइमा के बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके बहुत बड़ा सेक्टर है स्किन डिसऑर्डर का, जो आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं, सब सारा जग घूम के फिर आयुर्वेद में आ जाते हैं। तो एक्जिमा है, सोरियासिस है, अर्टिकारिया, जिसके लिए तो स्टीरॉइड से ज्यादा कुछ है ही नहीं उनके पास ट्रीटमेंट, वो सब आयुर्वेद की तरफ बाद में मुड़ते हैं। हर्पेस है, एक्ने का है, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। सेल्यूलाइटिस है, डर्मेटाइटिस है, बॉयल्स और ब्लिस्टर्स के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। और एलर्जिक रैशेस, पता नहीं अपने आप उठ रहे रैशेस, अपने आप जा रहे, ऐसे भी है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमारे प्रैक्टिस में अभी मिल रहे हैं। और फिर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से है, ल्यूकेरिया, क्रॉनिक ल्यूकेरिया हो रहा है, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग्स हो रहे हैं, सर्विसाइटिस के पेशेंट है। अभी ही खत्म हुआ एक केस प्रैक्टिस में कि बहुत ज़्यादा एक रेयर टाइप का इन्फेक्टिव सुडोमोनास का अलग कल्चर आया था उसमें, तो हर एक टाइप के एंटी फंगल वगैरह सब करके हुए थे, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर उस पेशेंट को हमने उत्तर बस्ती यानी योनि धावन और पिचू की मदद से क्योर किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आए हैं। सब सर्विक्स का हीलिंग भी अच्छी तरह हो गया है। तो वो सब देखने को मिलती है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत कॉमन हो गया, PCOD बहुत कॉमन हो गया है, और उससे जुड़े हुए इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स। उंगलियां में सेपरेट करके थोड़ा सा दौड़ा। हाँ। इसके बाद में लोकोमोटर डिसऑर्डर्स भी हमको देखने के मिलते हैं, जैसे पैरालिसिस है, लैम्ब्रागो है, साइटिका का प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जैसे हम ग्रह बोलते हैं, ग्रह के तकरार बहुत ज़्यादा है, जैसे मन्याग्रह हो गया, कटी ग्रह हो गया, पाद ग्रह हो गया, वो सब पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिल रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो अभी तो वो तो जैसे बढ़ती उम्र का ये एक व्याधि लक्षण था, लेकिन आज तो 35 से पेशेंट बोलते कि नहीं मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आवाज कर रहे, वात पूर्ण जो 30 वर्ष जो बोलते हैं हम, वो भी उनको देखने के लिए मिल रहे। ट्यूमेटोराटरी बहुत ये हो रहा है। उसके साथ में भी ये एक बड़ा सेक्टर है जो हमें आजकल देखने को मिल रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो कई सारे पेशेंट हैं, उनको
नींद नहीं आ रही है, इतने सारे ज़्यादा डिप्रेशन हो गए, अभी 12th की एग्जाम आएगी तो अभी से बच्चों को डिप्रेस लक्षण है हमारे में, कोई बता सकते हैं आप? ओज क्षय दिवेती अभिष्णु बताए कि ओज जब क्षय हो जाता है तो क्या होता है, पहले भय उत्पन्न होता है, तो वो सब देखने को मिल रहा है। डिप्रेशन के केसेस है, हिस्टेरिक्स है, स्ट्रेस वाले पेशेंट है, लेडीज में ज्यादातर मैनिया का हिस्टीरिया का अटैक्स जो होते हैं, कुछ समय बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन ऐसा मूड गया तो गया ही, सब घर वाले आके बताते हैं कुछ करो इनका। तो एक बात अच्छी भी हो रही कि उनको पता है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और तो गूगल तो ध्यान बांटने के लिए बैठा ही है, तो जब पढ़ते हैं कि ये मेडिसिन है इसका साइड इफेक्ट है तो वो पेशेंट जो थोड़े से जानकार है वो क्या करते हैं, चलो आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारे लिए ये सब सेक्टर और ज्यादा खुल रहे, तो हमें ज्यादा चौकन्ना होना है, ज्यादा अभ्यस्तपूर्ण होना है, ताकि अच्छे से अच्छे हम ऐसे भी पेशेंट को ट्रीट कर सके। और जो स्किज़ोफ्रेनिया है बहुत बड़ा, इसके लिए कोई आंसर अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, उसे भी हम अपने तरीके से देख के डायग्नोस करके उसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो एक सवाल आप सबके मन में उठता है कि ये सारे इतने डिसीज बताए, क्या पंचकर्मा उसमें फायदा दे सकता है? तो उसका उत्तर अच्छी तरह से यस ही है, 100%। अगर आपका सही दिशा में अगर आप बाण चलाओगे तो वो निशाने पे लगने ही वाला है। इसीलिए क्या करना है, हमें अभ्यस्त कर्मा होना है, वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो आयुर्वेद चिकित्सा के जब हम विचार करते हैं तो उसके दो रास्ते होते हैं, एक शमन चिकित्सा है और दूसरी है शोधन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा में क्या होता है, दोष जब बढ़ते हैं, विशेषित दोष जो होते हैं उसको वही स्थान पे हम शमन कर देते हैं, उसको सम्य अवस्था में लाने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, दोष इतने बड़े होते हैं कि उसको योग्य मार्ग से बाहर निकलना वही अच्छी ट्रीटमेंट होती है। और आचार्य भी कहते हैं कि क्या है कि जैसे शोधन करके हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका पुनरुद्भव नहीं होता है, इसलिए शोधन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें आता है। दोषा कदाचित कुप्यंती, जिता लंघन पाचन तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जैसे पहली में जाते हैं तो वैसा ही हमारा ट्रीटमेंट का स्टेप है कि लंघन पाचन देना है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, शोधन उसमें अरेंज कर देते हैं। तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, व्याधि का पुनरुद्भव नहीं होता है। और कैसे शोधन करना है, दीपन पाचन के बाद स्नेहन कर देते हैं, फिर स्वेदन कर देते हैं, दोष को लीन जो दोष है उनको क्लिष्ट करके कोष्ठ में लाके यथासन्नम यथा बलम, जो कि बल है नजदीक का जो मार्ग है वहां से उसका निर्हरण किया जाता है। क्यों करना है हमें पंचकर्मा, हम प्रैक्टिस में क्यों ले रहे हैं? तो क्या होता है, जैसे पंचकर्मा मैंने आपको अभी बताया कि चलो इतनी क्रॉनिक सर्विसाइटिस की पेशेंट आ गई लेकिन ऐसा किया और इतने अच्छे रिजल्ट हो गए, तो क्या रुग्ण का भी विश्वास बढ़ गया, बोलते नहीं वो डॉक्टर अच्छी है, उसने मुझे ट्रीटमेंट किया ना तो मेरा तो बहुत अच्छा क्योर है, तुम भी जाके देखो। तो उसका एक आयुर्वेद के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, अब अपना भी आत्मविश्वास बढ़ने लगता है कि ये जो ग्रंथों में बताया, आचार्य ने इतना सारा भंडार खोल के रखा है, यूज करते हैं तो पता चलता है कि अरे कितना महत्वपूर्ण बताया, उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट मिलते ही है। तो वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ हम जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा निश्चित फलदायी होती है, उसके साथ में हमें समाधान मिलता है और समाधान के साथ में अपने आप धन भी आ जाता है। तो धन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम करने लगेंगे, अच्छे कार्य करने लगेंगे तो अपने आप समाधान आएगा, धन भी उसके साथ में आता ही है। लेकिन एक बात इसमें गौर करने की है कि क्या होता है, अब चित्र देख के अंदाज लगा सकते हैं। हमारा क्या होता है, बहुत बार हम सब पढ़ लेते हैं, पढ़ाई से क्या होता है, जो पुस्तकी ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या बोलते हैं कि हम बहुत सारी पढ़ाई कर ली है लेकिन पढ़ाई में क्या होता है,
इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब हम अभ्यस्त कर्म होते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें जुड़ता है और हमारा जो कि ज्ञान है वो नॉलेज में बदल जाता है। पुस्तकी ज्ञान है वो नॉलेज में बदल जाता है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आचार्य भी वही बात बताते हैं। जैसे हमें पता है कि हॉर्स कार्ट है, ये है या बुलेट कार्ट है, वो क्या है, उसका काम ही है कि वजन को उठाना है, लेकिन उसको वजन को कैसे अरेंज करना है, कितना अरेंज करना है, वो आपको देख के खुद क्रियाकर्म करके तभी आप जान सकते हैं। इसलिए आचार्य बोलते हैं बहुश्रुतो अपि अकृत योगो, बहुत सुना है लेकिन कृत योग नहीं है, किया हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष कर्म नहीं पता है, तो वो कर्म क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। इसलिए पंचकर्मा इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, तो आपको उस पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस में हम उतरेंगे, चलो हर एक का अपनी अपना अलग अंदाज रहेगा। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम ओपीडी बेसिस पे करेंगे या फिर आईपीडी बेसिस पे करेंगे, या फिर अपने आप को इतने लेवल पे लेके जाएंगे कि कोई जूनियर्स है, उन्होंने ओपीडी रखी है, आईपीडी खुली है, तो हम एक कंसल्टेंट की तरह उनके वहां जाके पंचकर्म का कंसल्टेंसी कर सकते हैं या फिर में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। वो आप अपने अपने नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस की तरह से ये सब बातें अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले वो ओपीडी के बेस में स्मॉल तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उसमें कैसे आयोजन हम कर सकते हैं, ओपीडी बेस्ड पंचकर्म कैसे रख सकते हैं, उसमें क्या क्या मर्यादा आ सकती है और उसकी फल प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। हम सबको पता है, पढ़ के ही आए हैं, पंचकर्म का चिकित्सा सूत्र कैसे बताए, ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश, यानी क्या है, दोष अगर कोष्ठ में आते हैं, उत्क्लेशित अवस्था में होते हैं, तभी उनका निर्हरण किया जा सकता है, ना कि जैसे उसके बारे में भी आचार्य कितनी सुंदर तरीके से बताते। देखे दोष जो है वो क्या है, पूरे शरीर में लीन अवस्था में पसरे हुए हैं। लेकिन अब जैसे आप देखेंगे अभी आम का सीजन आएगा तो हम थोड़े से आम बड़े कि अगर दोष कोष्ठस्थ नहीं है, शाखाओं में है, लीन अवस्था में है, तो उसे पहले कोष्ठ में लाना होगा, तभी, नहीं तो वो पूरे आश्रय का मतलब जो भी स्थान है वहां का नाश कर देगा। तो ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं अभी लालच हो जाते कि ओपीडी में डॉक्टर मैं पंचकर्म के लिए आया हूँ, जरूरत नहीं है, वो पेशेंट आया है, मुझे ना हफ्ते भर की छुट्टी है तो मुझे पंचकर्म करवा दीजिए, कुछ है तो उसकी अवस्था क्या है, तो अमावस्था है, इसके दोष कैसे अवस्था में है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं है तो हम उसको भेज देते हैं कि नहीं अभी नहीं हो सकता है, आपको ये औषधि 1 हफ्ते के लिए खाना ही होगा, उसके बाद में अवस्था देख के पंचकर्म करेंगे। तो ये आपको कन्विंस करना है उनको, ऐसे नहीं आए तो चलो कर दिए, ऐसे नहीं, इसीलिए आयुर्वेद का नाम खराब होता है। आज ऐसे प्रैक्टिशनर देखने को मिलते हैं कि चलो हफ्ते में हर एक प्रकार का पंचकर्म कर डाला, ना कोई पूर्व कर्म है, ना कोई प्रधान कर्म है, ना पश्चात कर्म है, कुछ नहीं, चलो हफ्ते में सब हो गया, चलो नहीं मैं तो करके आई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे तो तकलीफ ही हुई थी। तो ये अपने शास्त्र की बदनामी होती है। इसलिए क्या करना है, सत्य के मार्ग पर ही चलना है, शास्त्र ने जो बताए वही रास्ता हमें अपनाना है। अभी जब पंचकर्म की बात निकलती है तो हमें शास्त्रोक्त पंचकर्म और केरलीय पंचकर्म दोनों का हमेशा जिक्र आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या है केरलीय पंचकर्म और शास्त्रोक्त पंचकर्म, फर्क है या सेम ही है? बोलो कैसे लगता है? पता है ना, सबको तो पता होगा, नाम तो पता होंगे। हाँ, तो कैसे, क्या लगता है, अलग है कुछ? सेम ही है, ऐसे ही है, वो मन विरेचन बस्ती नस्ते रक्त मोक्षण ऐसा ही है या कुछ अलग है? कुछ उपक्रम डिफरेंट है। हाँ, मॉडिफाइड फॉर्म किसी तरह का या
हाँ। कुछ जैसे मतलब कि चेंजेस आए हैं उस तरह से अपग्रेडेड फॉर्म या कुछ इस तरह से हो थोड़ा सा ध्यान से उसको देखते हैं तो ऐसे समझ में आता है कि जो पूर्व कर्म है ना स्नेहन स्वेदन वाले, उसको उन्होंने एक उपकल्पनीय में इतनी अच्छी तरह से डाल रखा है कि पूर्व कर्म को भी आप प्रधान कर्म जैसे करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए केरलीय पंचकर्म का ज्यादा महत्व। आपको डरते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है वो मन देने का या फिर विरेचन देने का या फिर के जितने योग बताए हैं वो करने का धाड़स नहीं है, फिर भी आप ये पूर्व कर्म स्वेदन कर्म बाकी करके पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो वो हम धीरे धीरे देखते हैं। कोई अलग बात नहीं है, वही तत्व है, सेम ही है, जैसे जुड़वा बाही हो वैसे ही है ये सब। तो हम व्यवहार में नित्य व्यवहार में कौन कौन से पंचकर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सोचते हैं। तो शास्त्र तो पंचकर्म आप सबको पता है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्ष, इसके कई सारे कल्प आप सब पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी। तो ये जो बातें हैं जिसे हम उपकल्पनीय ऐसे करके ले सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? शिरो बस्ती है, कटी बस्ती है, मन्या बस्ती है, जान बस्ती है, रुद बस्ती है, व्रण बस्ती भी है। आजकल डायबिटिक वुंड वाले पेशेंट काफी, हर घर में डायबिटिक का पेशेंट है। तो डायबिटिक जो अर्बुद होते हैं या बॉयल्स होते हैं, उससे वो व्रण में कन्वर्ट हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म उनका ड्रेसिंग वगैरह सब चलता रहता है। फिर बाद में स्क्रैपिंग हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, फिर एम्पुटेशन पर भी जाते हैं। वो एरिया है जहाँ पे हम अपना कमाल दिखा सकते हैं, जैसे कि व्रण बस्ती। तो उसका अभ्यास हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। बाद में है जैसे बच्चों को नेत्र तर्पण, कितने छोटे छोटे बच्चे अभी बच्चों को वो मतलब 2 साल से भी उनको बड़े बड़े जो चश्मे रहते हैं, लेंसेस है, वो बहुत काफी बड़े लग रहे हैं। उसमें हम कुछ कर सकते हैं नेत्र तर्पण के माध्यम से, कर्णपुरम के माध्यम से। ओल्ड एज ग्रुप है 60 के अबाव, उसमें कर्ण श्वेड ज्यादा दिखने को मिल रहा है, या फिर हियरिंग लॉस हो रहा है, सडन हियरिंग लॉस आफ्टर सिंपल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन या नेजल इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद में सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। तो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, क्या वो हम कर सकते हैं। और ये हुआ है, अभी मेरी जो सासू माँ थी उनको ही ऐसा हुआ था। एक सिंपल सा इन्फेक्शन, कान वगैरह दर्द हो गया, कुछ हो गया, मेडिसिन देके वो कवर हो गया, लेकिन बाद में उनको एक कान में राइट ईयर में सुनना कम हो गया था। तो हमने वो अपना आयुर्वेद के हिसाब से दवाई देके सब देख के आए, कुछ नहीं था उसमें कि लेकिन हियरिंग लॉस हो रहा था, लगभग 30% उनका हियरिंग उसमें बचा हुआ था। लेकिन हमने कर्णपूरण कराया, बाकी कुछ ब्रूहण द्रव्य उसमें इस्तेमाल किए हैं और उनका हियरिंग जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो वो कर सकते हैं। विद्या कर्म है जो ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन सद्य फलदायी है। अग्निकर्म है वो भी ऐसा ही है, वो भी सद्य फलदायी है। शार सूत्र तो अभी चल रहा है सांगली में, मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहां तो एलोपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो आयुर्वेद के लोगों से शार सूत्र सीख रहे और पेशेंट में इस्तेमाल कर। तो देखो क्या कैसा उसका चक्कर हो रहा है। तो कहीं बाद में 10 साल बाद ऐसे हो जाएगा कि एलोपैथी वाले पर ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा ही कर्म है, ऐसे बोलेंगे। तो ये सब करना है। लेपन जिसे हम दुर्लक्षित करते हैं, लेपन चिकित्सा भी काफी हद तक आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। केरलीय जब मैंने आपको बताया था कि जैसे उसमें क्षीर धारा है, धान्याम्ल धारा है, जो हमारे ट्रेडिशनल पंचकर्म में उसके ज्यादा जिक्र नहीं होता है। धान्याम्ल धारा, सर्वांग धारा, उसके बाद में तक्र धारा। तक्र धारा तो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब आएगा तो मैं बताऊंगी कि मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आपको समझ में आए कि ये भी हम कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। उसकी प्रोसेसिंग जो है तक्र धारा बनाने की, वो थोड़ा सा टीडीएस है। रोज उसको दूध सिद्ध करना, पता है ना आपको तक्र धारा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। तक्र सिद्ध करना होता है, पहले दूध सिद्ध करना होता है, उसका दही जमाना है, तक्र बनाना है, फिर क्वाद बनाना होता है, बला मूल का होता है या दशमूल का होता है, जैसे भी पेशेंट हो आप बना सकते हैं। उसमें डाल के वो रोज करने होते हैं।
तो क्या हो सकता है तक्रधारा करके? तक्रधारा करके सोरियोसिस के पेशेंट भी डील हो सकते हैं। तक्रधारा करके सेंट्रल बाल्डनेस, सेंट्रल एलोपेशिया जो होता है वो फीमेल्स में आजकल दिखने को मिल रहा है, जो मेल पैटर्न था पहले। मेल का देखते हैं तो ये सब जाता है इस साइड में बाल रह जाता है, फीमेल के बाल एक तो गलते तो पूरे निकल जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आजकल मेल पैटर्न फीमेल में देखने को मिल रहा है आपको, तो वो उसमें भी तक्रधारा काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है बाकी का वो सब देखने को मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है, तो वो देख के हमें करना है। पीजीचिल करके ट्रीटमेंट जो केरलीय पैटर्न में उन्होंने बताई है, तैलधार जैसे ही स्नेह का उसमें इस्तेमाल होता है। उद्वर्तन रुक्षण चिकित्सा है, शिरोबस्ती कटिबस्ती उसमें होता है। तलम करके चिकित्सा उसमें की जाती है जो मानस व्याधि में बहुत अच्छी तरह काम करता है। तलम तलपोदिचिल ये चिकित्सा है वहाँ पे काम करती है। अक्षितर्पण होता है वहाँ। नवार टेपू, नवार किड़ी राइस या नवार राइस जो होता है उसका लेपन भी होता है शरीर पर, वो किया जाता है। पौड़ी कीड़ी या चूर्ण पिंड स्वेट ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। और नवार कीजी जो राइस मैंने बताया उसका भी पिंड बना के उससे भी स्नेहन स्वेदन ऐसा किया जाता है। तो ये सारी केरलीय खासियत है जो वो बहुत ज़्यादातर मैडम को तो पता है, वही वहाँ से ही वो करके आए हैं। तो कितनी ज़्यादा मात्रा में वो इस्तेमाल होते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे पेशेंट को मिलते हैं। लेकिन पंचकर्मा करने के पहले हमें एक बात ध्यान रखनी, जैसे मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया कि आए पेशेंट और चलो मुझे टाइम है कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, पेशेंट पंचकर्म योग्य है या नहीं है उसका पहले निश्चय करना होगा। उसके बाद में उसकी अवस्था, व्याधि अवस्था क्या हो रही है, रुग्ण का बल कैसा है, व्याधि के साथ में बल कैसा है, उसका सत्व कैसा है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और वय के हिसाब से ऐसा है कि आचार्य ने बताया कि हर 8 साल से 80 साल तक हम बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको तारतम्य रखना होगा कि 80 के उम्र में हम निरू बस्ती का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 8 साल के बच्चे के लिए हम कैसे करेंगे, तो वो योग्य है या नहीं है। अगर देना पड़ता है तो उसमें कुछ ऐसे कल्प जोड़े जा सकते हैं कि उसका जो अतिकर्म हो वो ना हो और उसको अच्छा रिजल्ट आए। तो व्याधि अवस्था बताए। और औषधि जो है हमने कब कबार का मदन फल पिपली ला के रखी है, तो साल में एक ही बार वमन के सीजन आता है तो लाई हुई चल रही है सालों साल। तो औषधि का बीज या भी कालावधि हम सब पता है हम सबको, तो वो देखना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, अयोग्य अतियोग होता है या अयोग हो सकता है। तो औषधि का उत्तम औषधि होना वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और हमें सम्यक और व्यापक लक्षण है वो बाय हार्ट ही करने हैं, बाय हार्ट ही करने हैं। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। एक बार ऐसे ही नए वैद्य थे तो उन्होंने सांगली में ही घड़ा हुआ किस्सा है, वमन दे दिया, पता नहीं कैसे ड्रग उन्हें चॉइस किया था पेशेंट को, तो इतने ज़्यादा वमन वेग आ गए कि पेशेंट को एडमिट करके एलोपैथिक डॉक्टर से फिर से सब ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। राइस टू डाल के सब वामित द्रव्य, वो जो पिपली थी वो पहला वामक मिश्रण रहता है वो सब निकालना पड़ा। और वो तो पता है आपको, ऐसे केसेस होते तो क्या होता है, फिर वायरस की तरह फैल जाते हैं और फिर आयुर्वेद की बदनामी, तो पता भी नहीं कुछ भी करते रहते हैं, ऐसा है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रह के पंचकर्म का व्यापक लक्षण को ध्यान रखते हुए पंचकर्म का उल्लंघन करना होता है। पूर्व कर्म हम सबको पता है, स्नेहन स्वेदन आदि है, वमनादि संसर्ग और संसर्जन क्रम, उसके बारे में हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। जैसे बोला कि शॉर्ट ड्यूरेशन में पंचकर्म बिठाना जरूरत नहीं है, ये कोई टेलर मेड कोर्स नहीं है। पंचकर्मा आए तो चलो 2 दिन में शिरोबस्ती शिरोधारा कर दी, 2 दिन विरेचन दे दिया, 2 दिन ऐसा नहीं है। पश्चात कर्म जो है संसर्जन क्रम वो पूरी तरह से होना ही चाहिए। और उसका बार आपको पेशेंट को बताना ही, ये 7 दिन आपको बाद में रखना ही होगा, आपको टाइम है तो ले लो, वरना इतनी बड़ी ट्रीटमेंट मत लो।
और ये हुआ है। ये लास्ट टाइम के वमन योग में पेशेंट को सब तैयारी की गई थी और सब बताए थे। तो आप पहले दिन, हमारा भी क्या होता है, हम आईपीडी में नहीं रखते हैं, पेशेंट को कन्विंस करके उसी दिन वमन के लिए बुलाया था। तो 7 बजे का आहार काल इवनिंग का रखा गया था। पहले दिन 7 बजे खाना है, दूसरे दिन सुबह में जल्दी आना, बाकी सर्व कर्म करके वमन देना है। पेशेंट आई, सब दिया, सब ठीक है ना, बाकी सब बोला दिया है, पेट साफ हुआ है, बाकी सब लक्षण देखे हैं। और जब वमन लेके वेग शुरू हो गए तो सीधा देखते हैं वमित द्रव्य में बड़े बड़े नॉनवेज के पीसेस मिल गए, प्याज के बड़े बड़े टुकड़े मिले। फिर झटका लगा, तुमने क्या खाया है कल? तो नहीं, कब खाया है? तो नहीं, कुछ मेरे मम्मी पापा आए थे, बहुत बेंगलोर से आए थे, तो उनके साथ बाहर जाना हुआ, हम 10 बजे खाना खाने गए। 10 बजे अगर पेशेंट खाना खा के नॉनवेज खा के आता है तो सुबह में मॉर्निंग में क्या होगा वमन का? और जो होना था वही हुआ। फिर तीव्र शिरोशूल पेट में हो रहा था। तो पेशेंट का विषवश्य होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझ लीजिए। उतना हो तो ही आप आगे बढ़ना है। विशेषतः वमन विरेचन जो बड़े कर्म है, बस्ती बड़ा कर्म है, उसमें ये बातें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम बड़े कर्म को थोड़ा सा बाजू में रखे, वमन विरेचन आदि, हम थोड़े से पूर्व कर्म जो मैंने बताया स्नेहन स्वेदन आदि, वो ओपीडी बेस पे कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला कर्म आता है हमारा स्नेहन का। तो स्नेहन 2 प्रकार के हैं, बाह्य स्नेहन है, अभ्यंतर स्नेहन भी है। तो बाह्य स्नेहन से क्या क्या होता है, वहां पे श्लोक में आया है कि वो क्या करता है, शरीर को माधवता प्राप्त करता है, दोषों को शिथिल कर देता है, मृदु कर देता है, क्लेदकारक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है, कैसे पता है, वात पित्त और कफ दोष में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर व्याधियों को ट्रिगर फोर्स करने वाला कौन होता है? वात होता है। क्योंकि क्या है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मद धातवः वायुना यत्र नियंते वर्षति तत् मेघ। तो मेघ की तरह वर्षा वहां पे करता है। तो वायु को सबसे बड़ा हमारा इंद्रिय कौन सा है? हमारा त्वक इंद्रिय है जो सबसे बड़ा है। तो उसमें क्या होता है, वात का स्थान होता है। इसलिए बाह्य जब स्नेहन करते हैं तो वात का शमन होना, वात का साम्यावस्था में आना बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो वमन हमें तो सिर्फ दिवाली में तेल लगाना पड़ता है, वैसे नहीं है। इसका इस्तेमाल भी हम चिकित्सा में अच्छी तरह कर सकते, विकल्प उसमें ले सकते। तो ये सारे बस्ती के फायदे हम देखने को मिलते हैं। स्तंभ संकोचहर भी ये सब बहुत अच्छी तरह से काम करते। तो हम आने वाले थे मात्रा बस्ती के ऊपर। बस्ती यंत्र है, ऐसे तो दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, जहाँ पे दिया है तैल बस्ती, मात्रा बस्ती है। तो मात्रा बस्ती क्यों दे सकते हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है? तो मात्रा बस्ती देने में बहुत आसान है, उसमें गलतियां होने की चांसेस लगभग ना के बराबर। सिर्फ ऑयल कितना गर्म है ठंडा है वो आपको हमेशा चेक करना ही होगा। किसी कर्मचारी पर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके यहाँ सिस्टम में थोड़ा अलग चलता है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको खुद ध्यान रखना जरूरी है। आप पूरे पंचकर्मा कर्मचारियों के ऊपर नहीं डाल सकते। हम इतने लगभग 25 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए, पेशेंट आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वैद्य डॉक्टर मैं या सर है, दोनों खुद सामने रहते हैं तभी पंचकर्मा चलते हैं। तो वो विश्वास लेके आते हैं। और कोई व्यापक जो प्रिकॉशन रहती है, सब बाकी का चेंज रहता है या ग्रेस रहता है, तो कोई व्यापक आज तक नहीं हुआ। उत्तर बस्ती भी कितने ज्यादा मात्रा में चलता है, ओपीडी लेवल पे चलते हैं, लेकिन व्यापक नहीं होते क्योंकि ये सब हमने प्रिकॉशन लेके रखा है। तो मात्रा अल्प है, मात्रा बस्ती नाम ही उसका अल्प है, 60 ml हम देते हैं। व्यापक उसमें होने की चांसेस बहुत कम है। किसी भी काल में, बच्चों में भी दे सकते हैं, मात्रा थोड़ी सी कम लगती है। लिंग, स्त्री औरत, बड़े बूढ़े सबको दे सकते हैं। और पथ्यापथ्य का उसमें ज्यादा विकल्प नहीं आता है, वो ऐसे ले सकते हैं और किसी व्यत्यास की उसमें जरूरत नहीं है। निर्वदिया
या फिर उसके बाद में अनुवसन देना है, ऐसे विकल्प रखने की जरूरत नहीं होती है। क्षीर बस्ती के साथ में आप मात्रा भी दे सकते हैं, ऐसा भी उसमें ले सकते हैं। ये सब बातें मात्रा बस्ती में बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो मात्रा बस्ती में क्या क्या यूज कर सकते हैं? कुछ नहीं है तो तिल तेल है, मुरचन किया हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुआ तो भी हरिदर डाल के आप वो दे सकते हैं। सहचरादि तेल है, यक्षी मधु तेल है, जात्यादि तेल या जात्यादि घृत। मैंने जो बोला कि मेट्रोरेजिया या मेनोरेजिया के पेशेंट आ गए, पेशेंट की इतने ज्यादा हेवी मैसेज चल रहा है, सब लेके आ रहे, मॉडर्न मेडिसिन सब लेके आ रहे, मिथार्जिन लेके आ रहे, फिर भी नहीं रुक रहे। आप उसी अवस्था में ज्यादा दिमाग ना लगाए, जात्यादि घृत या जात्यादि तैल के बस्ती देते हैं, 3 दिन के अंदर वो स्राव रुकता ही है। तो वो आप करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। बाद में आपने इमरजेंसी तो टैकल कर ली, बाद में फिर वो उसका सब इतिहास लेके बाकी सब लेके आप उसको ट्रीटमेंट बाकी की दे सकते हैं। फलघृत है, इनफर्टिलिटी के केस में फलघृत का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से फायदे आते हैं। स्पेशली एंडोमेट्रियल थिकनेस जब कम रहता है, वो अच्छे बढ़ता नहीं है, उसमें फलघृत के मात्रा बस्ती काम करते हैं, वो आता है। गुरुचि सिद्ध पंचतिक्त का मैंने बताया। तो रसोन सिद्ध क्षीर जो है वो भी आपको वेदना हर ऐसे काम करते देखने को मिलता है। यदि आप सुकुमार लोगों में भी वो दे सकते हैं, रसोन सिद्ध क्षीर बस्ती। उसके बाद में आता है नस्य का इस्तेमाल, जो ओपीडी बेस पे बहुत ज्यादा है। नस्य भी नासा ही सुरसो द्वारम हमें पता है, लेकिन लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रिकॉशन तो लेनी ही पड़ती है। एक बार मैडम को ही ऐसा हुआ था कि नस से लिया था हमने, और इतना तीव्र शिरोशूल शुरू हो गया। लिया तो अलग पर्पज से था, लेकिन शिरोशूल हो गया। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा शिरोशूल उठाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो सब बातें आप बिल्कुल ध्यान में आपको रखनी है। और उसका कई सारे प्रकार आचार्य ने बताए। नस्य के नावन नस्य है, उसमें स्नेहन शोधन आता है, फिर अवपीड़न है, धापन है, धूम है, प्रतिमर्श है। तो सबसे लास्ट में आता है ना मोक्ष और प्रतिमर्श से नस्य, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ओपीडी में हम बहुत कम रिस्क लेने वाले और अच्छे फायदे देने वाले। तो उसमें हम क्या करने वाले, प्रतिमर्श या मर्श नस्य। तो ये नावन नस्य या प्रतिमर्श मर्श नस्य में हम कितने सारे व्याधि अधिकार दे चाहिए। कई सारे पेशेंट आते हैं जो आज खालित्य पालित्य की शिकार है, केश पतन तो इतना ज्यादा हो रहा है कि बस, कितने सारे ऑयल आ गए जो 1000 रुपए के आते हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो उसमें नस्य का बहुत अच्छा रोल आ रहा है, आप करके दे सकते हैं। आप अपने ओपीडी में 8-7 दिन का कोर्स रखिए, बाद में उनको घर में लेने के लिए बोल सकते, सिखा सकते। और लगातार 3-4 महीने करते हैं तो सब रुक जाता है। कई जेंट्स ऐसे जो बालनेस होते हैं, छोटे छोटे बाल वहाँ पे उग आते हैं, इतने अच्छे उसके फायदे हैं। उसके बाद में कर्णशूल है, कर्णछेद है, आंखों की कई जो मैंने बोला कि चश्मे के नंबर है, या फिर अवबाहुक का हमने विचार निकालता, उसमें भी नस्य का रोल आता है, तो वो कर सकते हैं। कालच वरित मतलब छोटे बच्चों के लिए परित में काम करता है। अगर उम्र बढ़ रही है तो परित में कोई काम इतना दिखाई नहीं देता है, वो भी कर सकते हैं। अन्य दारुणक में काम करता है, दांतों के कई समस्याओं में काम करता है, वहाँ तैल गंडुष में भी काम करता है। ईरीवेदा तेल का बाजार में मिलता है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो छोटे छोटे जो हमारे साइड वाले जो उपकल्पना बताए उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके चिकित्सा में कर सकते हैं। तो प्रतिमर्श नस्य है, कितना है, 2 बिंदु देना है। कालावधि, ऋतु, कोई उसमें परहेज नहीं बताए, किसी को भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। और नस्य के कालावधि भी 10-12 बता के रखे आचार्यों ने, तो वो जैसा सुटेबल हो जाए उस काल में आप कर सकते हैं। तो उसकी तैल जो औषधि है वो भी उपलब्ध है कई सारी बाजार में, आप बना सकते हैं, अश्वमधु तेल बना सकते हैं, या फिर इससे अणु तेल है, ये सब विकल्प मिल सकते हैं। तो 14 नस्य प्रदान काल आपको बना है।
और वो आजन्म मरण प्रशस्त, ऐसी प्रशस्ति आचरण। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप लगातार किए तो भी कोई व्यापक नहीं है। कितने दिन लेना है ले सकते, कई सालों तक ले सकते, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे आप कन्विंस कर सकते हैं। श्लोक आप पढ़ के करके रखी है, लोगों को इम्प्रेशन आता है, उनको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा है, आप अच्छी तरह से बताएं, जरूर कीजिए। तो नस्य द्रव्य है, मैंने बताया कि अब खालित्य पालित्य में विशेष करता खालित्य में यष्टि मधु तैल का एक कल्प है, योग शरंधर कल्प का है, उसमें गोदुग्ध का आता है। वो जो है योग वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप जरूर बना के रखिए, बाजार का मत लीजिए, बना के रखिए, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बाकी तो पंचगव्य वर्धन है। अभी आजकल जो एग्जाम का समय आ गया तो माँ बाप लिखे, अरे उसको कुछ बुद्धि के लिए दे दीजिए ना, अच्छे से याद रखे, कुछ कर दीजिए ना। क्या कर सकते हैं आप, ब्राह्मी को खाने को दे दीजिए, नाक पे डालने के लिए दे दीजिए तो हो जाएगा। या फिर आपके ओपीडी में बुलाइए, 8 दिन का कर दीजिए, 7 दिन का घर में करने के लिए बोल दीजिए। तो ऐसे कई सारे कर सकते हैं। कल्याण घृत करके पेपर भी मैंने एक इसमें दिया था कि आजकल बीपी के बहुत ज़्यादा जो सिस्टोलिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है इनका, 180 190, और डायस्टोलिक बोला तो ठीक चल रहा है, 90 चल रहा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जा रहा है। ऐसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, आ गया पेशेंट तो उसको तुरंत कैसे करते हैं। एक तो रक्त मोक्षण कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल्याणक घृत का पिचू हम धारण कर सकते हैं। 2-3 दिन किया तो भी उसका जो है सडन राइज हो गया सिस्टले का, वो नॉर्मल आते दिखाई देता है। तो इस पर ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। बाकी अनेक बातें इसमें बताइए। गुड़शुंठी या फिर आर्द्रक स्वरस का जो नस्य है वो पीसीओडी के केसेस में हमने इस्तेमाल किए हैं। बहुत तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन अगर कफ प्रकृति के पेशेंट है, कालावधि अच्छा है तो और उसके सत्व अच्छा है तो डाल सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कई सारी बातें उसमें रखनी पड़ती है। थोड़ा क्षोभ निर्माण करता है तो पहले घी का या तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर नस्य देना होता है, फिर थोड़ा तेल का इस्तेमाल करना होता है, तब वो सहन करने लायक हो जाते हैं। तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। नस्य 2 बिंदु प्रतिमर्श नस्य की मात्रा है। उसके साथ में धूम नस्य भी। धूम नस्य इसलिए बताया है कि आजकल कोरोना के बाद में ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको गले में लगता है कि मेरे गले में हमेशा कफ रहता है, कितना भी निकालू जाता ही नहीं, कितना भी निकालू जाता ही नहीं। तो फिर उसमें आप धूम नस्य करके देखिए। धूम नस्य के कई सारे है प्रकृति देखिए और धूम नस्य कीजिए, उसमें बहुत अच्छे रिलीफ आ रहे हैं धूम नस्य के। तो बाकी के चूर्ण वगैरह तो आप देंगे, सब करेंगे, लेकिन धूम नस्य इस्तेमाल करके देखिए। पोस्ट नेजल ड्रीप जिसे लगती है ना, जैसे उसको लगता है कि मेरे गले में कुछ है, अंदर जा रहा है, तो उसमें वो अच्छा काम करता है, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद में आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण कई सारे सीरा में है, प्रच्छान है, तुम्बी है, लागू है और जलों का है। तो तुम्बी वगैरह लगाना आजकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में है नहीं, वहाँ उसके बारे में नगर करके हमारे महाराष्ट्र में एक ज़िला है, वहाँ के एक वैद्य ने कुछ अलग विकल्प निकाला है। वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है उनके प्रैक्टिस में। तो ना क्या सिरिंज जो रहती है हमारी 5 cc की सिरिंज रहती है, उसका जो निचला हिस्सा है जहाँ पे हम सुई डालते हैं ना, उसको उन्होंने कट करके एक ऐसा यंत्र जैसे बनाया उन्होंने, और फिर एक वेद लिया जाता है, जैसे हम पिक लेते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट का खून चेक करने के लिए, तो वहाँ लगा के वो सिरिंज लगाई जाती है और वहाँ पिस्टन जो है वो खींचा जाता है। तो क्या हो जाता है, अपने आप उसमें वैक्यूम होता है और रक्त मोक्षण जैसे तुम्बी लगाना होता है ना, वैसे वहाँ पे वो काम करता है। या कप थेरेपी आप सब सुन रहे होंगे आज, नेट पे आ रहा है, वो सब आ रहा है। हाँ, तो वो वैसे ही अपना ही है सब, वो थोड़ा चाइनीज बोल के थोड़े लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो लगा सकते हैं आपके सबसे।
सिंपल और बहुत अच्छा काम करने वाला जो है वो है जलौ का उच्चारण। बहुत ज़्यादा ये सब ग्रंथोक्त पाठ आप पढ़ लेंगे, उसका आपको समझ में आ जाएगा। ये सब अपने केसेस से यहाँ पे हमने जलोका का इस्तेमाल किया था। ये सब ऊपर के जो है उसके हिसाब से वहाँ फोटो डाले हैं। जलोका क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने जैसे क्या बताया आपको, वैसे ही लगाने के लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप अच्छी तरह से जलोका का यूज कर सकते हैं। कम साधन लगते हैं, एक बॉटल में आपने जलोका रख दी जिसको, लेकिन एक जलोका हर पेशेंट को मत यूज कीजिए, थोड़ा सेफ्टी रख सकते हैं क्योंकि आजकल अलग अलग बातें सामने आ रही, तो अलग अलग रखिए। और ये सद्य फलदायी, क्यों, एब्सेस के केसेस आते हैं, क्या करते हैं वहां मॉडर्न में जाके IND की जाती है, ड्रेन करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, जलोका एब्सेस में कब लगानी है, आचार्य बोलते कि अपक्व नहीं, अपक्व अवस्था में रेडनेस है, पेलोर है, सब इन्फ्लेमेशन है, उसी कंडीशन में आप लगा सकते हैं। आगे IND की प्रोसेस ही नहीं करनी पड़ेगी। आया तो आप कन्विंस कर दीजिए, एकदम अपक्व नहीं, मिड वाले जो आमावस्था है वहां पे भी जलो लगाए जा सकते हैं और वो बहुत फायदा करता है, कम हो जाते हैं। 2 सेटिंग में भी वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बच्चों में भी लगा सकते हैं। मैंने तो जलो का मिल्क जो ये रहते हैं ना, एब्सेस होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में मिल्क एब्सेस रहते हैं, ऑपरेशन करने के बाद भी फिर से वो आ रहे थे, तो हमने वहाँ हुए थे और उससे आगे जाके थोड़ा ऐसे ही करके फाइब्रोएडेनोमा जो रहते हैं मिडल साइज के, उसमें भी जलो का इस्तेमाल की तो वो भी कम हो गए। बहुत बड़े का तो आया नहीं है, छोटे छोटे जो 2-3 सेंटीमीटर के थे तो वो बिल्कुल कम हो गए, तो आप करके दे सकते हैं। उसमें गुल्म का सेंटिनल टैग अगर इन्फेक्ट हो गई या उसमें पस हो रहा है तो उसमें भी जरूर आप लगा सकते हैं, वो भी काम करते हैं। क्योंकि वो इतना दर्द होता है वहाँ पे पेशेंट बैठ भी नहीं पाता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट किए तो उसका फायदा वहाँ पे दिखने को मिलता है। ये केस है हर्पेस की है, पेशेंट की 12th की एग्जाम थी बच्चे की, दूसरे दिन जाना था, इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। फिर जड़ों लगाने के बाद तुरंत वहाँ पे उसे नींद आ गई थी, फ्रेश हो गया। जड़ों होने के बाद घर जाके दूसरे दिन पेपर भी अच्छी तरह से दे पा रहा था। कई सारी जगहों पे जरूर लगा सकते हैं। ये बिंदी के रैश जो होती है ना, वहाँ पे जरूर लगाई है, तो उसमें भी इसका फायदा आया है। बहुत ज़्यादा इची हो जाते हैं पेशेंट, रेसलेस विसर के जैसे हो जाता है फुंसिया, वहाँ पे उसका फायदा होता है। सीरावैद भी कर सकते हैं, लेकिन दुष्टि अगर ज़्यादा है तो सीरावैद के कई सारे महाराष्ट्र में ऐसे वैद्य हैं जो सीरावैद का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अनेक व्याधि स्वरूप अगर ज़्यादा बड़ा हो तो सीरावैद का हो सकता है। एक पेशेंट में हमने किया था तुरंत, जो बताने लायक केस है, पित्त प्रधान प्रकृति के पेशेंट है, उसका हमने सब व्यमान विरेचन करवाया था, क्योंकि वो मैनोमेट्रोरेजिया वाली केस थी बहुत ज़्यादा, वो सेटल हो गए थे। लेकिन बाद में पित्त प्रधान है तो पामर जो रहता है वो पूरा इतना स्वेलन हो गया और इतना रेड हॉट हो गया कि फोटो अभी नहीं है मैंने, क्योंकि मैं आई तो मैंने सर से प्रेजेंटेशन मंगवाया तो वो डाल सकते थे उसमें। तो उस टाइम तुरंत दोनों हाथों से 25 cc हमने सीरावैद किया और पूरा घर जाके उसने फ़ोन किया कि मेरी तकलीफ बिल्कुल कम हो गई है, दर्द था उस वहाँ पे, तो दूसरे तीसरे दिन पूरा रेडनेस भी चला गया था। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीरावैद का भी, लेकिन आपका सीराओं का और बाकी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आजकल अगर ज़्यादा मात्रा में आप करते हैं तो पेशेंट का BT-CT जरूर करवा के लीजिए। बहुत सारे पेशेंट एस्पिरिन पे रहते हैं, कोरोना के बाद में यंग लोग भी एस्पिरिन ले रहे हैं, तो वो आप ख्याल रखिए, नहीं तो फिर व्यापक हो सकते हैं। उसके बाद में आता है अग्निकर्म, जिससे हम सद्य फलदायी चिकित्सा हो सकते हैं। कहाँ पे? पार्षणी शुल्क
बहुत सारे पेशेंट है वो उठते हैं तो पाँव रखने को नहीं आता है। कुछ मत कीजिए, बोला है उन्हें स्नेन स्वेदन पहले दिन कीजिए, दूसरे दिन आप अग्नि कर दीजिए, तुरंत रिलीफ आता है, तुरंत रिलीफ आता है। उसमें कई सारा है, जो ये वृत्तिका शला का है, स्वर्ण और रजत शला का है, और फिर लोहे की शला का भी उपलब्ध है बाजार में। आपको प्रकृति स्थान सब देख के शलाकाओं का इस्तेमाल करना है। कटी ग्रह मैंने बोला है आपको, मन्या ग्रह बोला है, वहाँ पे आप प्रेस करके देख सकते हैं कि पेशेंट को दर्द कहाँ पे ज़्यादा है, एक आधा पॉइंट आप लोकेट कर सके वहाँ पे, तो वहाँ और उसके नज़दीक के 1 इंच एरिया में आप अगर अग्निकर्म करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर कटी ग्रह उठते उठते पेशेंट उसको खड़ा होने नहीं आता, वो ऐसी आती है पेशेंट ओपीडी में, तो वहाँ पे आप तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्व कर्म या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। बाद में आप सब चिकित्सा उनका देखिए, प्रकृति देखिए, और कटी बस्ती या फिर अन्य पंचकर्म मात्रा बस्ती भी उन्हें दे सकते हैं। ये सद्य फलदायी करके हैं। जैसे घुटनों में भी होता है, जानू में भी होता है कि एक जगह पे होता है, जैसे पेशेंट बोलते हैं यहाँ पे मुझे बहुत दर्द होता है, कट कट यहाँ पे आवाज आता है, उस जगह पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्निकर्म का जो अग्नि है वो डीप पेनिट्रेटिंग होता है। और हमें तो पता है कि वाता के उपक्रम में भी वो बोला गया है हमें, तो उसका इस्तेमाल वातज व्याधि में या वातज शूल में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस ये है या सर्वाइकल है, उसमें कटी बस्ती का आप इस्तेमाल करके देखिए। बस्ती भी दे सकते हैं, लेकिन कटी बस्ती ये पेशेंट को भी लगता है कि मुझे कुछ किया गया है मेरे ऊपर, मेरे स्पाइन के ऊपर कुछ कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो उनको भी लगता है, उनका साइकोलॉजी ट्रीट होता है और बाकी रिजल्ट भी अच्छे उसमें आते हैं। कई सारे तेल आप उसके यूज उसमें कर सकते हैं। उसके साथ में भी रुद बस्ती, आजकल 50 हो गए तो सब LVF वगैरह बाकी सगे फंक्शन, अब कितने सारे लोग आते, कुछ कर सकते क्या मेरे हार्ट के लिए, आप रुद बस्ती उनको दे सकते हैं, मन्या बस्ती दे सकते हैं। ज़्यादा चश्मे के नंबर फ्लक्चुएट हो रहे बच्चों में, कम ज़्यादा ही बढ़ रहे, हर साल 6 महीने गए तो चश्मे का नंबर बढ़ गया, तो आप नेत्र तर्पण या नेत्र बस्ती जरूर कीजिए। स्टेबल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ऐसे नहीं बोल सकती मैं पहले टप्पे में, स्टेबल हो जाते हैं। बाद में आप थोड़ा अभ्यंतर चिकित्सा लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है तो कुछ फायदा हो सकते हैं। जानू बस्ती ये सब में कर सकते हैं। शिरो बस्ती, वर्टिगो के आजकल ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, वो पोजिशनल वर्टिगो है या फिर जैसे क्षयात्मक हो सकता है, एज बढ़ रही है तो क्षय होता है, स्नेह कम हो जाता है शरीर का, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें शिरो बस्ती आपको ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी OPD बेसिस पे बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या है, आज हम आयुर्वेद के पदवीधर कितने सारे बाहर निकलते हैं, कई सारे कितने कॉलेज निकल चुके गए, महाराष्ट्र में तो पूछो ही मत, इतना सारा चल रहा है कि जैसे फैक्ट्री खोल रखी है सब में। लेकिन आयुर्वेद के पदवीधर हुए तो भी आयुर्वेद का विद्यार्थी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आयुर्वेद को दिल से जानना, दिमाग से पढ़ना, और जैसे मैंने बोला हम पुस्तकी ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करना है, अभ्यस्त कर्म होना है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे होते हैं तो विद्यार्थी हर धीरे आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में परिवर्तित होते हैं। पदवीधर हुए तो उत्तम आयुर्वेद चिकित्सक बने ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान रखिए। ये सब स्टेजेस है, उससे आप आगे निकलते हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक बनते हैं, उससे आगे निकल के आप शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक बनते हैं। कभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है अरे BP बढ़ गया, क्या करूँ, थोड़ा सा डेपिन भी देता हूँ, थोड़ा ये भी देता हूँ, एम्लोवास देता हूँ, फिर अपना कॉन्फिडेंस उतना हुआ नहीं है, इतना अभ्यास हुआ नहीं है, तो उस पर ध्यान देना है, अभ्यास और करना है, गुरु के पास जाना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है, और फिर आप शुद्ध आयुर्वेद करने बनते हैं। और उसके बाद में जाके अब जब पंचकर्म में मास्टरी पैदा करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पंचकर्म से रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि वैद्यों के मन में भी पंचकर्म के प्रति एक पद्धति का फोबिया डेवलप हो गया। अब साउथ में भी देखते हैं कि वमन ज़्यादा नहीं करते, बस्ती बहुत सारे यूज़ करते, बहुत ज़्यादा मात्रा में,
या फिर जैसे बोला कि अलाइड कर्म जो है ना, जो हमने डिस्कस किया, वो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन वमन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वमन बहुत रिस्की होता है ना। इसके हम तो बहुत मात्रा में करते हैं, 9-10 साल की लड़कियों का हमने किया है और इतने अच्छे रिजल्ट आए, स्किन डिसीज में आए हैं, श्वेत्र में आए हैं रिजल्ट। लेकिन उसके लिए अभ्यस्त कर्म होना, कॉन्फिडेंस होना और बाकी सब मैंने अभी तक जो जिक्र किए वो बातें हमें देखनी पड़ती है। तो अच्छे पंचकर्म तज्ञ उसके बाद में होते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। तो क्यों नहीं होते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, हम अपना ज्ञान विकसित होने के लिए जितना पढ़ा है उतना नहीं है। एक छोटा सा आचार्य लिखा है, ये सब ग्रंथ किसके लिए लिखे? मूढ़ लोगों के लिए लिखे हैं, ऐसे आचार्य बोलते हैं। जिनको समझ में नहीं आला वो पढ़ के चिंतन करके उसमें से ले ले, इसके लिए लिखे। उससे कई ज़्यादा बड़ा ये ज्ञान है। और जैसे आज मॉडर्न में पिछले साल गई थी बाहर देश में, तो वहाँ ऐसे एक ट्रेंड चल रहा है कि अभी पर्सनलाइज मेडिसिन देना है पेशेंट को। तो बुलाते हैं, बहुत सारा सिस्टम बिठा के रखे हैं उन्होंने, तो आपके लिए ये आपके लिए ये। अरे आयुर्वेद में पहले से ही पर्सनलाइज है ना, सबकी प्रकृति अलग, जुड़वा हो तो भी प्रकृति अलग, तो सब पर्सनलाइज है यहाँ पे। हम उल्टा क्या कर रहे हैं, कुछ अलग बातें करके सबके लिए एक दवाई काम करती है क्या? रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च कि चलो 100 लोगों को वो देना है, उसमें काम करते हैं। जरूरी नहीं, क्योंकि वो सब 100 लोग अलग ही है, उनका सब अलग है, खान पान अलग है, उनकी सत्व सात्म्य प्रकृति जन्म से भी अलग वो बातें कर रहे, तो उनको एक साथ कैसे वो बांधा जा सकता है, वो बात हम समझ नहीं रहे, वो अलग बनता है। लेकिन आप अपनी ज्ञान की कक्षा जरूर बढ़ाते रहिए। कुछ न्यून है तो उसको अभी फुलफिल करना है। कुछ हमारे मन में भी कुछ ऐसी बातें बैठे पंचकर्म के बारे में या आयुर्वेद के बारे में, तो हमें पहले अपने आप को क्लियर करना होगा। हमें पहले जैसे बोला कि भय को हमें हमारा ओज पहले बढ़ना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, तब हम अच्छा पंचकर्म तज्ञ बन सकते हैं। तो ये क्लिप यहाँ पे रन नहीं होगी। बहुत अच्छा ये क्लिप में एक मार्गदर्शन था, लेकिन हमें क्या करना है, पहले तो ज्ञात कर्म होना है, उसके बाद में दृष्ट कर्म होना है, हर बात को देखना है, और उसके बाद में क्या करना है, कृत करना है। तो पंचकर्म पहले खुद पे करने हैं। वमन किए, वामक मिश्रण लिया तो उत्क्लेश कैसे होता है हमें समझ में आना चाहिए। विरेचन आया तो वे कैसे आते हैं, क्या लगता है पेट में, तब हम जाके पेशेंट को बता सकते हैं। बस्ती लिया तो कितना धारण हो सकता है, खुद पे ये सब बातें। नस से लिया तो क्या शिरोशुर होता है, रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, तेल कितना गर्म होना चाहिए, वो सब हमें सीखना है, हमें खुद पे करना है। बाद में हम पेशेंट पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ज्ञान कर्म करना होना है, दृष्ट कर्म होना है, कृत कर्म होना है, और ये सब करते हैं तो क्या होता है, हम दृष्ट कर्म होते हैं। तब जाके हमारी अच्छे चिकित्सक या अच्छा पंचकर्म तज्ञ की तरफ हमारी गति होती है। और बार बार सब करते हैं। अभ्यास का नाम ही क्या है कि सततम क्रिया अभ्यास, सतत करते हैं तो उसे अभ्यास बोलते हैं, इसलिए अभ्यस्त कर्म आया है वहाँ पे। तो किसी भी अच्छी पंचकर्म तज्ञ होना एक सामान्य बात नहीं है, मैंने सामान्य बात बना के आपके सामने रखी है कि ओपीडी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए ये सब बातें आपको रखिए। तो उसका आधार लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में वो सब बातें सीखिए और उसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे मुझे मैडम ने आपके सामने कुछ बातें रखने का मौका दिया और आप सभी आनंद लेके, मुझे तो लगा आपके चेहरे से आप आनंद लेके सुन रहे थे कुछ बातें आपको यहाँ से गेन हुई होगी। तो आप मैडम का और आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू मैम, आपने अपना
लग रहा है कि सारा का सारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था इस लेक्चर में, वैसे एक लेक्चर में बनेगी नहीं बात, आपको बार बार देना पड़ेगा, क्यों है ना, एक लेक्चर में, क्योंकि कुछ ही चीज़ें अभी मतलब ये सब भय सबको रहता है कि पंचकर्म चाहे डिप्लोमा हो या एमडी हो, आपने कर तो लिया लेकिन आप प्रैक्टिकल जाके कैसे करेंगे, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे लग रहा है कि आज कुछ कुछ तो डेवलप हुआ होगा सब में, है ना। और मैम का थैंक यू, आपने अरेंज किया मैम सबको, कर्म तो बहुत ऐसे अच्छा ही है, लगा। मतलब आप नशे भी है तो आपका अनुभव ही लेना पड़ता है। मैंने बोला कि प्रतिमा चरण से 2 बिंदु का भी डाल रहे तो भी आपको हाँ। अनुभव लेना पड़ेगा, और वो कैसे काम करते तक हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट है, हाइपो के है तो कितनी मात्रा लगती है, कैसे काम करते हैं, वो सब अनुभव, मतलब जितना आप करेंगे वो जितना करते रहेंगे, जैसे एक बार कॉन्फिडेंस बन जाएगा, करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। और एक एक कर्म के ऊपर एक एक घंटा के लिए बोल सकते हैं, लेकिन देखो अभ्यस्त साइंस में कर्म आपको- एक शब्द पकड़ लीजिए सब, अभ्यस्त कर्म है ना, उसकी जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू निकलना है सबको। सगळे फोटो काढू बाहर जाके निकाले फोटो यहाँ